हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में नवपाषाण काल को समाप्त किया था। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में बात करने से पहले हम उसके कुछ अन्य पहलुओं, जो सिंधु सभ्यता के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने से पहले हम इसके थोड़ा एक परिचय के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तब हम एक एक करके इसके अन्य पहलुओं में समाज, धर्म, राजनीति, कला, इन सब पक्षों का हम इसके अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में आरंभिक कृषि समुदाय अस्तित्व में आ चुका था, क्योंकि आप लोग ने देखा या आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि कृषि, पशुपालन और मनुष्य के अस्थायी जीवन का जो है नियमित शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू हो चुका था। तो जो है आरंभिक कृषक समुदाय का अस्तित्व नवपाषाण के काल में ही आ चुका था, लेकिन इससे आगे का विकास हमें ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है, जब मनुष्य ने पहली धातु के रूप में तांबा का उपयोग किया। क्योंकि ताम्रपाषाण काल इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। उसके बाद हम भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में देखते हैं कि जो मानव समुदाय था उसने तांबे से कांसे को कांसा बनाने की तकनीकी सीख ली थी और हल, चाक, नाव आदि की तकनीकी का प्रयोग करते हुए ये नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गया था। इसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं मानव के द्वारा, पहले टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। तो हमने बताया कि आरंभिक कृषक समुदाय का अस्तित्व नवपाषाण काल में आ गया था, लेकिन इसके आगे का विकास हमको ताम्रपाषाण काल में हुआ, जब मनुष्य के द्वारा तांबे के रूप में पहली धातु का प्रयोग किया गया। तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु, तांबा थी। फिर जैसा कि हमने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तांबे से कांसे का निर्माण किया गया। कांसे का निर्माण किया गया। और कांसा कैसे बनता था? तो ये तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा और टिन का मिश्रण जो है कांसे का निर्माण करता था। फिर इसी काल का मनुष्य जो था वो हल, चाक, नाव इन तकनीकी का उपयोग करके वह नगरीकरण की अवस्था तक आ पहुंचा, जिसको हम सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि जैसा कि हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो यहाँ बात कभी कभी आप कहीं देखे होंगे इस सिंधु सभ्यता को सिंधु संस्कृति भी लिखा रहता है, हड़प्पा संस्कृति भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो संस्कृति का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के जीवन पद्धति, जैसा कि मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति आदि संस्कृतियाँ जो हैं, इनको हम संस्कृति कहते हैं। अगर हम सभ्यता की बात करें तो जब इस प्रकार की कोई संस्कृति बहुत प्रभावी हो जाती है और एक विस्तृत क्षेत्र में फैलकर एक मानक का रूप स्थापित कर लेती है, तो हम उसको सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार की संस्कृति जब बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है और एक विस्तृत क्षेत्र में फैलकर एक मानक का रूप स्थापित कर लेती है, तो हम उसको सभ्यता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो राजस्थान की सोथी संस्कृति,
कालीबंगा की संस्कृति आदि की संस्कृतियाँ जो बहुत अधिक जब ये प्रभावी हो गई तो एक विस्तृत क्षेत्र में फैलकर इन्होंने एक मानक का रूप स्थापित कर लिया, जैसे फिर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो ये था संस्कृति और सभ्यता में अंतर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा लिख भी देते हैं हम कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, इसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर हम सभ्यता की बात करें तो इसमें हमने बताया कि आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति आदि को हम रख सकते हैं। जब हम सभ्यता की बात करें तो इसी प्रकार की संस्कृति, जब ऐसा कह सकते हैं, जब कोई संस्कृति बहुत प्रभावी हो जाती है तो वह विस्तृत क्षेत्र में फैलकर एक मानक का रूप स्थापित कर लेती ही है। एक मानक का रूप स्थापित कर लेती है, इसको हम सभ्यता कहते हैं। तो हमने बताया कि जैसे राजस्थान की सोथी संस्कृति और कालीबंगा की संस्कृति और अन्य संस्कृतियों ने जब ये प्रभावी हुए और एक विस्तृत क्षेत्र में फैले तो इन्होंने एक मानक स्थापित किया और इन्होंने सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता को जन्म दिया। तो ये था संस्कृति और सभ्यता में अंतर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम ये चर्चा करेंगे कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब हड़प्पा की खोज हुई तो हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। हमारे देश को ऐसा समझा जाता था कि, या ये लोग कहते थे कि भारत मदारियों सपेरों का देश है, ये हमेशा निरंकुश शासकों के द्वारा शोषित होते रहे हैं, इनको शासन करना नहीं आता है, हम इनको सभ्य बनाने आए हैं, इनको शिक्षित करने आएंगे हैं। इस प्रकार भारत का मजाक उड़ाया जाता था। तो 1826 में एक ब्रिटिशर चार्ल्स मैसन ने पंजाब में एक टीले को देखा था। 1826 में एक ब्रिटिश अधिकारी कह सकते हो या ब्रिटिश व्यक्ति या पुरातत्वविद 1800 पंजाब में एक टीले को देखा था। और 1872 में कनिंघम, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस टीले के प्रति उनकी विशेष जिज्ञासा जगी, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ तक इसमें उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई या इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद इसको महत्व की चीज़ नहीं मानते थे। लेकिन जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुए तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की और 1922 में राखलदास बनर्जी के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई तो एक नई सभ्यता का उदय हुआ। और 1924 तक आते आते जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज का दावा किया। इस प्रकार भारत का इतिहास 2500 साल पीछे चला गया। जब ये सभ्यता की खोज हुई, एक उन्नत सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता की खोज हुई, तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जहाँ कहते थे भारतीयों का कोई इतिहास नहीं है, तो हमारा इतिहास 2500 साल पीछे चला गया।
जो है और इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और यह सभ्यता दुनिया की पहली नियोजित सभ्यता थी और यह मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालिक थी। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने पंजाब में कुछ टीलों को देखा था। फिर 1872 में कनिंघम महोदय, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, इस टीले के प्रति विशेष जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन इसको ये और पुरातत्वविदों के द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और जब जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बने तो 1921 में दयाराम साहनी के अंतर्गत हड़प्पा और राखल 1922 में राखलदास बनर्जी के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। और इस खुदाई से एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसने भारत के इतिहास को 2500 साल पीछे ढकेल दिया। और यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालिक मानी गई और यह एक नगरीय एवं नियोजित सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के नामकरण पे इसको क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन सी सभ्यता कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल हड़प्पा था या खुद जो है। तो पुरातत्व में एक नियम है कि किसी सभ्यता या संस्कृति के जिस स्थल पे सबसे पहले खुदाई होगी तो उसी स्थल के नाम से जो है उस संस्कृति का नामकरण किया जाएगा। उसके पश्चात उस सभ्यता से संबंधित स्थल कहीं भी मिलते हों, लेकिन वो सभ्यता उसी स्थल के नाम से जानी जाएगी। जैसा कि हम देखा कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई तो उसको या खोजा गया, तो सिंधु संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया। और ये दक्षिण एशिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता कहा। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया, जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। और जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको सिंधु सभ्यता कहा। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा क्योंकि प्रारंभ में इसके स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे। उसके बाद जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में कहा कि अगर आगे से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल खोजा जाएगा तो उसको भारतीय सभ्यता कहा जाएगा या इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाएगा। तो इसी पुस्तक में कहा कि अगर कोई स्थल आगे से खोजा जाएगा तो वो भारतीय सभ्यता के नाम से जाना जाएगा।
अब हम कह रहे मार्टिमर हुइलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता ही कहा गया है। तो मार्टिमर हुइलर ने सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक में से सिंधु सभ्यता ही कहा है और A.R. मुगल ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम सुझाया है। तो मार्टिमर हुइलर ने इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें इन्होंने सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही बताया है। और A.R. मुगल ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम सुझाया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, गार्डन चाइल्ड महोदय ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय गार्डन चाइल्ड महोदय ने सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। तो गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु खोजा गया और तांबा और टिन का मिश्रण टिन के मिश्रण से कांसे का निर्माण हुआ। लेकिन इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग सीमित ही हुआ है और अपेक्षाकृत पत्थरों का ज़्यादातर पत्थर के औजारों का ही प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। हालांकि कांसे का प्रयोग सीमित ही हुआ है और अधिकतर पत्थर के औजारों का ही प्रयोग होता था। और इस सभ्यता के लिए जानते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हकरा क्षेत्र में या घग्गर हकरा नदी में है। इसलिए विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाद में जैसे जैसे खोज हुई तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी घाटी में स्थित घग्गर हकरा नदी में हुई, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हकरा नदी के किनारे हैं।
किनारे हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो सरस्वती घाटी में घग्गर नदी के किनारे हैं। इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये था सिंधु सभ्यता के नामकरण से संबंधित कुछ जानकारी, और सिंधु सभ्यता का टॉपिक था हमारा सिंधु सभ्यता का परिचय। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के उद्भव के बारे में, उसके बाद इसके एक एक पहलू राजनीति, धर्म, व्यापार, कला, समाज, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।